स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। 2. इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। 3. इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने जलवायु सेवा रिपोर्ट 2023 जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक हर साल मध्यम से बड़े पैमाने पर लगभग 560 आपदा घटनाएं हो सकती हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 193 सदस्य राज्यों और क्षेत्रों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी, इसलिए कथन 2 सही है। जबकि इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी IMO से हुई थी, जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी। यह मौसम विज्ञान, परिचालन, जल विज्ञान और संबंधित भू भौतिकी विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका सर्वोच्च निकाय विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस है, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसकी बैठक सामान्य नीति निर्धारित करने और विनियम अपनाने के लिए कम से कम प्रत्येक 4 साल में होती है। इसमें 36 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की वार्षिक बैठक होती है और यह नीतियां लागू करती है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार 2 कथन सही है, यानी विकल्प बी सही उत्तर है। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। काली टाइगर रिजर्व यानी KTR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य और अंशी राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र शामिल है। 2. यह मुख्य रूप से नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वन से बना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में काली टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने 5 वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में अवैध शिकार किए गए जानवरों के अंग बरामद किए गए। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य के उत्तरी केंद्रा जिले के मध्य में स्थित है। इस क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य और अंशी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका नाम इस अभ्यारण्य से होकर बहने वाली काली नदी के नाम पर पड़ा है। यहाँ मुख्य रूप से नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, अतः कथन 2 सही है। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों में शामिल है पुष्प टेपेस्ट्री में सागौन, सिल्वर ओक, मालाबार इमली, जाम्बा, लैंटाना, बांस, झाड़ियाँ आदि। जबकि जीव जंतुओं की प्रजाति में एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुआ, गौर, शेवरोटेन, चित्तीदार हिरन, भौंकने वाले हिरन, स्लॉथ भालू, ढोल, जंगल और तेंदुआ बिल्ली, मालाबार सिवेट और विशाल सिवेट देखने को मिलते हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, टीटीकाका झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दुनिया का सबसे ऊंचा नौगम्य जल निकाय है। 2. यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबर के मुताबिक टीटीकाका झील का जलस्तर अब रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसका मुख्य कारण अल नीनो जैसी मौसमी घटनाओं को माना जा रहा है। टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में पेरू और पूर्व में बोलीविया के बीच की सीमा पर स्थित है। ये दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में समुद्र तल से 3810 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए कथन 2 गलत है। टीटीकाका झील विश्व का सबसे ऊंचा नौगम्य जल स्रोत है, अतः कथन 1 सही है। टीटीकाका दक्षिण अमेरिका की माराकाइबो के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह लगभग 8300 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में 190 किलोमीटर की दूरी तक इसका प्रसार है। इसमें 25 से अधिक नदियां अपना पानी छोड़ती हैं, जिसमें सबसे बड़ी रेमिस पूरे टीटीकाका बेसिन का लगभग 2/5वां हिस्सा पानी गिराती है। टीटीकाका झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक नामित रामसर स्थल है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही उत्तर है विकल्प डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हर साल 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश में शिक्षा और संस्थान निर्माण के क्षेत्र में मौलाना आजाद के उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षा के महत्व और राष्ट्र के विकास और कल्याण पर इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूक करना है। यह दिवस सीखने की भावना के महत्व पर प्रकाश डालता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम नवाचार को अपनाना रही। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी अब शिक्षा मंत्रालय ने 2008 में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। यह प्रसिद्ध शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। यह 1923 में 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। इस तरह विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एटनबरो की लंबी चोंच वाली इकिडना निम्नलिखित के लिए स्थानिक है। विकल्प है पश्चिमी घाट, दक्षिण पूर्व एशिया, अमेज़न के जंगल या हिमालय। सही उत्तर है विकल्प बी, दक्षिण पूर्व एशिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में इंडोनेशिया के एक दूर दराज के हिस्से में विलुप्त हो चुकी एटनबरो की लंबी चोंच वाली इकिडना को फिर से देखा गया है। इसे सर डेविड की लंबी चोंच वाली इकिडना या साइक्लोप्स लंबी चोंच वाली इकिडना के नाम से भी जाना जाता है। यह जगलोसिस जीनस की 3 प्रजातियों में से एक है जो न्यू गिनी द्वीप पर पाई जाती है। इसका नाम प्रकृतिवादी सर डेविड एटनबरो के सम्मान में रखा गया है। यह इकिडना की सबसे छोटी प्रजाति है। ये प्रजाति रात्रिचर और शर्मीली होती है। IUCN की रेड लिस्ट में स्थिति गंभीर रूप से लुप्तप्राय, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया ओगासावारा द्वीप समूह कहाँ स्थित है। विकल्प है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। सही उत्तर है विकल्प ए, प्रशांत महासागर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में समुद्र के नीचे एक ज्वालामुखी फटने के बाद जापान की ओगासावारा द्वीप श्रृंखला के पास एक नया द्वीप उभरा है। ओगासावारा द्वीप श्रृंखला के निकट एक नए द्वीप का निर्माण फाइटोमैग्नेटिक विस्फोट के कारण हुआ है। फाइटोमैग्नेटिक विस्फोट एक ऐसा विस्फोट होता है जिसमें मैग्मा और पानी दोनों शामिल होते हैं। ओगासावारा द्वीप समूह उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे बोनिन द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ज्वालामुखी चाप है जिसमें 30 से अधिक द्वीप और टापू शामिल हैं। यह जापान के प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न है, भीमा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। 2. इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से होता है। 3. भीमा नदी बेसिन का 50% से अधिक भाग कर्नाटक राज्य में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबर के मुताबिक भीमा नदी के सूखने के कारण इस पर निर्भर गांव मुश्किल स्थिति में आ गए हैं। भीमा नदी, जिसे चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के पुणे जिले में पश्चिमी घाट की भीमा शंकर पहाड़ियों से होता है। इस प्रकार कथन 2 सही है। भीमा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व में बहती है। इसके बाद कर्नाटक के कडलूर, रायचूर में कृष्णा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार कथन 1 सही है। इस नदी के पश्चिम में पश्चिमी घाट, उत्तर में बालाघाट रेंज और दक्षिण में महादेव पहाड़ियां स्थित हैं। इसके कुल बेसिन क्षेत्र का 75% हिस्सा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, अतः कथन 3 गलत है। यह नदी वर्षा आधारित है और इस नदी का आयतन मानसूनी परिवर्तनों के आधार पर बदलता रहता है। इसके प्रमुख सहायक नदियां सीना और नीरा है। भीमा नदी के दाहिने किनारे पर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पंढरपुर स्थित है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कॉर्पेट अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? विकल्प है फ्रांस, रूस, जापान या बांग्लादेश। सही उत्तर है विकल्प डी, बांग्लादेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच अभ्यास कॉर्पेट और बोंगो सागर 7 से 9 नवंबर 2023 तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया। यह बोंगो सागर का चौथा संस्करण और समन्वित गश्ती कॉर्पेट अभ्यास का 5वां संस्करण है। दोनों द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।
दोनों देशों की नौसेना के जहाजों और विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ संयुक्त गश्त की और अंतर संचालनीयता बढ़ाने के लिए समुद्री अभ्यास भी किया। कॉर्पेट 23 में दोनों नौसेनाओं के बीच आयोजित पहला मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR अभ्यास भी शामिल था, जिसमें समुद्र में खोज और बचाव परिदृश्य का अभ्यास किया गया था। यह नियमित द्विपक्षीय अभ्यास और समन्वित गश्ती दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज कुठार, किल्टान और समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर ने बांग्लादेश नौसेना के जहाज अबू बक्र, अबू उबैदाह और MPA के साथ भाग लिया। जहाजों ने संचार अभ्यास, सतह पर गन शूट, सामरिक युद्धाभ्यास और अन्य अभ्यास किए, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, नॉन मेलानोमा त्वचा कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका विकास त्वचा की ऊपरी परतों में होता है। 2. यह तब विकसित होता है जब कोई व्यक्ति सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में आता है। 3. इससे केवल बच्चे ही प्रभावित होते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में जानकारी दी कि नॉन मेलानोमा त्वचा कैंसर से होने वाली हर 3 में से 1 मौत कथित तौर पर धूप में काम करने से होती है। नॉन मेलानोमा कैंसर के एक समूह को संदर्भित करता है जो त्वचा की ऊपरी परत में विकसित होता है। इस प्रकार कथन 1 सही है। इसके मुख्य प्रकार बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है। इसका मुख्य कारण पराबैंगनी प्रकाश है जो त्वचा कोशिकाओं में DNA को नुकसान पहुंचाता है और त्वचा कैंसर का कारण बनता है। इस प्रकार कथन 2 सही है। इसका प्रभाव वृद्ध लोगों में अधिक पड़ता है, लेकिन कम उम्र के लोगों को भी यह हो सकता है, अतः कथन 3 गलत है। इसके मुख्य लक्षण त्वचा वृद्धि या असामान्य पैच है, लेकिन यह सूर्य के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों जैसे सिर, चेहरे और कान, गर्दन और कंधे आदि में सबसे आम है। इसका मुख्य उपचार सर्जरी है, जबकि रेडियोथेरेपी, लक्षित दवाएं, फोटोडायनेमिक थेरेपी और कीमोथेरेपी का भी कभी कभी उपयोग किया जाता है। अतः केवल कथन 1 और 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में खबरों में रहा ग्लैप्टोथोआ सागरा क्या है? विकल्प है क्रस्टेशियन, जीवाणु, कुकुरमुत्ता या शैवाल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।